राधा चैटर्जी। मैं शासकीय हाई स्कूल छतौरा में व्याख्याता LB जीव विज्ञान के पद पे पदस्थ हूँ। और मैं आज जो रेमेडियल क्लासेस की जो चेन है उसमें एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। मैंने बनाया है बहुत छोटा सा वीडियो, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चन हो सकता है 6 नंबर वाले क्वेश्चनों में आए, हो सकता है कि वो 2 नंबर में आए और 1 नंबर में आए। तो सभी तरह के क्वेश्चन जो है इसमें बन सकते हैं, इसलिए पूरी वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। या मैंने आपको जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि नियंत्रण एवं समन्वय जो है यह तंत्रिका तंत्र के द्वारा भी होता है और रासायनिक तंत्र के द्वारा भी होता है। नियंत्रण एवं समन्वय जब पादपों में होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वह किससे होता है, रासायनिक तंत्र के द्वारा ही होता है, ठीक है, हार्मोन्स के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो पादप हार्मोन्स क्या होते हैं? सबसे पहले इसमें पादप हार्मोन्स वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों के विभिन्न भागों में सूचनाओं का संचार करते हैं। पादप हार्मोन्स कहलाते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन है। साथ ही साथ में एथिलीन और ABA के बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो होता है ये पौधों की जड़ तथा तने की लंबाई में वृद्धि के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पौधे के टिप पे पाए जाते हैं, चाहे वो तना हो चाहे वो जड़ हो, ये ऑक्सिन हार्मोन वहाँ बनता है और लंबाई के लिए जो होता है यह रिस्पॉन्सिबल होता है। कोशिकाओं के दीर्घीकरण में सहायक होता है ऑक्सिन हार्मोन। दीर्घीकरण का मतलब होता है किसी भी कोशिका का बड़ा होना, दीर्घ होना, ठीक है। नेक्स्ट है बीज रहित फलों के निर्माण में सहायक होता है। मतलब आजकल जो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे समय पे अगर आप लोग संतरा मौसम्बी वगैरह खाते हैं तो उसमें बिना कोई बीज के भी आपको उसका मज़ा जो है आप उठा पाते हैं। बीच बीच में बीज आते हैं तो क्या होता है कि आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है या किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आजकल ऑक्सिन का प्रयोग करके जो बीज होते थे उसको निकाल दिया के बिना ही फलों को क्या किया जा रहा है, उगाया जा रहा है। दूसरा हार्मोन है जिबरेलिन हार्मोन। जिबरेलिन हार्मोन जो होता है यह भी लंबाई के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है और ये जड़ और तने की लंबाई के लिए क्या करता है, यह कार्य करता है, ठीक है। बीजों के अंकुरण के लिए भी बहुत ज़्यादा सहायक होता है। अगर मान लीजिए जिबरेलिन हार्मोन जो है वो नहीं है तो क्या होता है कि बीज जो है वो सुषुप्त रह जाएंगे, वो अंकुरित नहीं हो पाएंगे, ठीक है। वो सुषुप्त रह जाएंगे, अंकुरित नहीं हो पाएंगे जिबरेलिन के एब्सेंस में या उसकी अनुपस्थिति में। नेक्स्ट आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो हार्मोन है, यह जो हार्मोन होता है ये सेल के कोशिका के विभाजन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब एक कोशिका से 2 कोशिका, 2 कोशिका से 4 कोशिका, 4 कोशिका से 8 कोशिका, ऐसे करके क्या हो जाता है, जो कोशिकाएं हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। तभी तो क्या होगा, वो दीर्घ होंगी, बड़ी होंगी और लंबाई और चौड़ाई जो है पौधे की वो बढ़ेगी। तो साइटोकाइनिन जो हार्मोन है वो कोशिका के विभाजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके विभाजन को प्रेरित करता है और फूल, पत्ती तथा फल के विकास में ये सहायक होता है, ठीक है। तो आपको कम से कम 2 कार्य हर हार्मोन के याद कर लेने हैं। नेक्स्ट आता है एथिलीन, ठीक है। एथिलीन जो होता है ये फलों को पकाने में सहायक होता है। मीन्स क्या हो रहा है, जब डे बाय डे हमारी जनसंख्या बहुत बढ़ती चली जा रही है और जो फल है वो तो समय पे ही पकेंगे। तो आजकल हम लोग अननेचुरल वे में भी कभी कभी क्या करते हैं, एथिलीन का प्रयोग करके, जैसे केले वगैरह हैं उसको पका लेते हैं तो वो बहुत जल्दी कुछ ही घंटों में केले जो है कच्चे केले से पक्के केले में बदल जाते हैं। तो क्या याद रखना है, ये याद रखने के लिए मैंने आपको बताया फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हम कहेंगे एथिलीन। साथ ही साथ में जो पुरानी पत्तियां हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं, उनको शाखों से गिराना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए भी यही हार्मोन एथिलीन हार्मोन जो है वो कार्य करता है। नेक्स्ट है ABA या एब्सेसिक अम्ल। इसको हमेशा मैथ्स द कॉलम में पूछा जाता है, ठीक है, यानी कि सही जोड़ी का मिलान करने में। तो ABA का जो फुल फॉर्म है वो है एब्सेसिक अम्ल,
जिसका काम होता है वृद्धि का रोधन करना। मीन्स एक वृद्धि जो है पौधे की होती चली जा रही है, ठीक है, उसको एक नियमित समय के बाद रोकना है, वो जिम्मेदारी कौन उठाता है? तो एब्सिसिक अम्ल या क्या कहेंगे इसको, ADA उठाता है। इतना ही पादप हार्मोन में इम्पॉर्टेंट है। इतना पढ़ लेने से आपका जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बन जाएगा आपसे, जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक के अंतर्गत दिए जाते हैं। अब हम आते हैं कि जंतुओं में जो है हार्मोनल सिस्टम किस तरीके से कार्य करता है, जंतुओं में हार्मोन्स जो है वो किस तरीके से बनते हैं। तो जंतुओं में या हम मानव शरीर की बात करते हैं तो उनमें जो हार्मोन्स होते हैं वह अंतःस्रावी ग्रंथियां या फिर नलिका विहीन ग्रंथियों पे बनते हैं। तो क्या होता है अंतःस्रावी ग्रंथियां या नलिका विहीन ग्रंथियां, जिनको कि इंग्लिश में हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां वह ग्रंथियां होती हैं जो कि मानव शरीर में भिन्न भिन्न स्थानों पर क्या होती है, उपस्थित होती है, स्थित होती है, सिचुएटेड होती है, और वह अपना जो स्राव है वह किसी नलिका के द्वारा नहीं बल्कि रक्त में ही वह छोड़ देती है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, नलिका विहीन ग्रंथियां, क्योंकि इनमें कोई नलिकाएं नहीं होती हैं जो इनके स्राव को, हार्मोन को वहन करते हुए क्रियाकारी अंग तक लेके जाए, वहां पर ये अपना कार्य को अच्छे से करें। तो क्योंकि इनमें नलिकाएं नहीं होती हैं तो ये अपने स्राव को क्या करती हैं, रक्त में डाल देती हैं, और जब ये रक्त में डाल देती हैं तो रक्त के सहारे जो ये हार्मोन है वो कहाँ पहुंच जाता है, कहाँ पहुंच जाता है, अपने क्रियाकारी अंग तक पहुंच जाता है, और क्रियाकारी अंग में पहुंचने के बाद वह अपनी क्रिया बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है, और फिर उसके बाद जो है वह क्या हो जाता है, उसको नियंत्रण करने का कार्य जो है वो एक विशेष प्रकार की ग्रंथि करती है कि उसको कब कितना कहाँ पर श्रावण को भेजना है, क्या क्या करना है और कहाँ स्टॉप करना है। तो वह ग्रंथि कौन सी होती है, वह ग्रंथि जो होती है उसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है, उसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, और मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो अगर पीयूष ग्रंथि आती है तब भी आपको वही लिखना है, और अगर क्या कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि आती है तब भी आपको वही लिखना है आंसर। तो सभी ग्रंथियों को, मानव शरीर में पाई जाने वाली सभी ग्रंथियों को जो नियंत्रित करती है उस ग्रंथि का नाम पीयूष ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि है, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो मस्तिष्क में उपस्थित होती है, मध्य मस्तिष्क में इन्फंटिबुलम नाम की एक छोटी से ग्रंथि के साथ में वो निकलती है, बहुत ही छोटी होती है वो ग्रंथि, लेकिन वह ग्रंथि जो है वो शरीर में होने वाली सारी रासायनिक क्रियाओं की केंद्र होती है। आगे बात समझ में, वो सारी ग्रंथियों को क्या करती है, अपने कंट्रोल में रखती है, और सामंजस्य मिला के कार्य करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है, ठीक है। अब हम आते हैं कि मनुष्य में मुख्यतः कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो आपकी जो बुक में मेन ग्रंथियों के बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। पहली है पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि, दूसरी थायराइड ग्रंथि, तीसरी पैराथायराइड ग्रंथि, चौथी अग्न्याशय ग्रंथि, पांचवी एड्रीनल और जनन ग्रंथियां, ठीक है। तो ये जो ग्रंथियों के नाम मैंने बताया आपको, ये ऊपर से लेके नीचे की तरफ की सीक्वेंस में या श्रृंखला में मैंने आपको बताया। पहली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो होती है या पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, यह आपको मैं बता चुकी हूँ कि सिर में पाई जाती है। फिर हम दूसरी ग्रंथि के पास आते हैं, तो वो ग्रंथि जो होती है वो होती है थायराइड ग्रंथि, और थायराइड ग्रंथि जो होती है वो गले में पाई जाती है, ठीक है। जो थायराइड ग्रंथि होती है वह चयापचय अभिक्रिया के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, और इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ये है कि थायराइड ग्रंथि जो है वह उसके फूल जाने से कौन सा रोग होता है ना, तो उसके फूल जाने से गलगंड या घेंघा रोग होता है। दूसरी बात ये आती है
कि नमक में आयोडीन मिला के खाने की सलाह डॉक्टर क्यों देते हैं, तो आपको ये लिखना है कि जो थायराइड ग्रंथि होती है उसको ठीक से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, और ये आयोडीन अगर उसको नहीं मिलता है तो जो ये ग्रंथि होती है क्या हो जाती है, फूल जाती है। ठीक है, तो ये आयोडीन जो है ये चूंकि सभी भोज्य पदार्थों में नहीं पाया जाता है, ये मुख्यतः समुद्री भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, और समुद्र के पास तो सभी रह नहीं सकते, कुछ लोग पहाड़ों में भी रहते हैं, कुछ लोग नदियों के पास रहते हैं, है ना, सब जगह समुद्र नहीं अवेलेबल है, तो समुद्री भोज्य पदार्थ कैसे मिलेगा, है ना। तो इसलिए जो डॉक्टर है और या जो सरकार है उन्होंने आयोडाइज नमक, क्योंकि नमक तो सभी कोई खाते हैं, है ना, तो नमक में आयोडीन मिला के दिया जाता है। आयोडीन के मुख्य स्रोत में जो बैंगनी कलर के फल और सब्जियां होती हैं उनमें भी आयोडीन पाया जाता है, लेकिन सभी समय में ये उपलब्ध नहीं हो पाती हैं और सबको प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाती, इसलिए आयोडाइज नमक जो है वो डॉक्टर की सलाह से जो भी पेशेंट है उनको दिया जाता है, और जनरल वे में इसको नमक में मिला ही दिया गया है, जिसके कारण सभी को आयोडीन की कोई भी कमी ना हो पाए, है ना। नेक्स्ट हम आते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। तो पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है वो थायराइड ग्लैंड के ठीक पीछे में उपस्थित होती है। पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है यह रुधिर में कैल्शियम, फास्फोरस की जो आयन होते हैं उनकी मात्रा पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, नेक्स्ट है अग्नाशय ग्रंथि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो हमारे जठर के ठीक नीचे पर इस साइड पे राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट होती है, और ये जो ग्रंथि होती है इससे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो है हार्मोन्स निकलता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, इंसुलिन कहते हैं। ठीक है, इंसुलिन के बारे में आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा। इंसुलिन के आज हार्मोन्स लेने आजकल इंजेक्शन वगैरह भी चल रहे हैं, और ज़्यादातर जो ये बीमारी है मधुमेह नाम की जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा जो है लोगों को हो रही है। उसका कारण क्या है कि इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावन में अनियमितता, जब इंसुलिन हार्मोन जो है वह जब कम होने निकलता है किसी की बॉडी में तो उसे मधुमेह रोग हो जाता है, और ज़्यादा निकलता है तो हाइपरग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। मधुमेह रोग में क्या होता है कि इंसुलिन जो है वो रेजिस्टेंट हो जाता है, या उसमें जो ग्रंथि है वो कम हार्मोन्स निकालती है इंसुलिन का, जिसके कारण शर्करा की जो चयापचय है वो रुक जाती है, कम हो जाती है। और हाइपरग्लाइसीमिया में क्या हो जाता है, समटाइम डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा इंसुलिन के हार्मोन वगैरह दे देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो या दवाइयों में इंसुलिन बहुत ज़्यादा हो जाती है, या किसी कारणवश इंसुलिन बॉडी में ज़्यादा निकलने लगती है, अग्नाशय ग्रंथि ज़्यादा सिक्रीट करने लग जाता है इंसुलिन की, तो क्या होता है रक्त में शर्करा की मात्रा जो है वो कम हो जाती है, और मस्तिष्क तक शर्करा पहुँच ही नहीं पाती है, जिसके कारण जो उसका मस्तिष्क है पेशेंट का वो क्या हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है, और जो पेशेंट है वो बुरी तरीके से क्या हो जाता है, बीमारी और वीकनेस का क्या करने लगता है, एहसास करने लग जाता है। नेक्स्ट ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि। ये वृक्क के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि, और ये जो ग्रंथि होती है इससे संकटकालीन हार्मोन निकलता है, जो संकट के समय अचानक से जब कोई भी संकट हमारे सामने आ जाती है तो ये हार्मोन जो है ये निकलता है, और निकलकर हमें उस संकट से बचाता है। ये मूत्र में और रक्त में जो जल की मात्रा है उसका नियंत्रण करता है। ठीक है, नेक्स्ट है जनन ग्रंथियाँ। जनन ग्रंथियाँ भी दो प्रकार की होती हैं, नर में अलग होती है, मादा में अलग होती है। नर में निकलने वाली जनन ग्रंथियों से जो हार्मोन है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है यह जो भी नर होते हैं उनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायी होता है। दाढ़ी मूंछ का जो विकास है और गले में भारीपन है वो इन्हीं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के सिक्रीशन पर क्या होता है, निर्भर करता है। दूसरा है अगर हम देखें मादा में
तो वो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं ये जो लड़कियों में आवाज़ पतली हो जाती है और द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो है उसके विकास के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। बस आज का वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ। अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।